हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मैश एनालिसिस के और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँगा उनका सॉल्यूशन। तो ये एक नई प्रॉब्लम है, इसको भी हमें मैश एनालिसिस से सॉल्व करना है और हमें फाइंड करना है I1, I2 एंड I3। तो ये I1, I2, I3 तीनों फाइंड करने हैं यूजिंग मैश एनालिसिस। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैं जो हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि 3 काम जो केवल आप ही कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपका और जो फ्रेंड सर्कल है उनका भी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर जब हमें I1, I2, I3 फाइंड करने हैं और हम मैश एनालिसिस की बात करते हैं, तो मैश एनालिसिस में जो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई मैश। तो अगर मैश को आइडेंटिफाई करना है, तो अभी अगर इसी सिचुएशन में मैश आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम, तो हमें हो सकता है कि आप ये एक कंफ्यूजन ये आए कि एक ये मैश है, एक ये मैश है, एक ये है और एक ये है। बट जब आप याद कीजिए, जहाँ पर मैश एनालिसिस का डिस्कशन किया था वहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जहां पर केवल और केवल करंट सोर्स है, उस मैश में मैश एनालिसिस नहीं लगा सकते। तो यानी इसका मतलब ये मैश नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली कि मैश क्या होगा और लूप क्या होगा उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, जहाँ पर हमने मैश के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि मैश और लूप में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों मैच नहीं होंगे। अब ये दोनों मैच नहीं होंगे तो फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर भी एक करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर एक करंट सोर्स के पैरेलल में एक वोल्टेज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप उस इक्विवेलेंट को, ये जो इक्विवेलेंट है, इस पूरे इक्विवेलेंट को एक वोल्टेज सोर्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों ही, चाहे ये हो या ये हो, ये दोनों ही करंट सोर्स को आप एक इक्विवेलेंट सोर्स से, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो जब हम इसे वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये जो सर्किट है किस तरीके से रिप्लेस होगा। यहाँ जो वोल्टेज होता है दैट V इज इक्वल टू आई इंटू आर। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर लेता हूँ कि एक वोल्टेज सोर्स, देन इसके सीरीज में एक रजिस्टेंस। तो ये हो गया इसके सीरीज में एक रजिस्टेंस। अब इसके बाद यानी ये तो इन दोनों का हो गया वोल्टेज करंट सोर्स और रेजिस्टेंस का। इसके बाद ये रेजिस्टेंस 20 ओम, इसके बाद ये रेजिस्टेंस 15 ओम, ये वोल्टेज सोर्स है जो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है 10 वोल्ट। इसके बाद ये रेजिस्टेंस 40 ओम। 40 ओम के बाद ये जो 100 ओम और 0.6 एम्पियर है, इसको भी हम एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के एक सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये है 10 वोल्ट, ये 15 ओम, ये 40 ओम, ये 20 ओम और ये 60 ओम है। 60 ओम के साथ अब ये कितना होगा, तो जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी 0.5 इंटू 60, यानी इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 30 वोल्ट। ऐसे ही ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वोल्ट वैल्यू होगी 60 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा 100 ओम। तो अब ये सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हो गया और सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पर हमें दो मैश मिल रहे हैं। एक मैश ये है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस मैश करंट को हम मान लेंगे I1
और सारे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, कि सारे करंट्स को क्लॉकवाइज मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे ये 10 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो आप भूल जाइए बैटरी की पोलरिटी को, आप केवल और केवल ये याद रखिए कि हमें सारे करंट्स को क्लॉकवाइज मानना है। तो ये जो दूसरा करंट है हमने इसको भी क्लॉकवाइज मान लिया, ये जो करंट हो जाएगा I2। ठीक है, अब मैश एनालिसिस लगाना है, तो अप्लाई KVL इन मैश 1। जब मैश 1 में लगा रहे हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 20I1 आगे बढ़े, ये हमें क्या मिल रहा है 15 ओम, तो 15 इंटू इसमें I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगा, तो I1 को हम हायर मानेंगे, तो 15I1 माइनस I2। आगे बढ़े, बैटरी का हमें कौन सा साइन मिल रहा है, पहले प्लस साइन, तो प्लस 10। और आगे बढ़े, इसके आगे के हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर बैटरी का कौन सा साइन, माइनस, तो माइनस 60। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये 60 इंटू I1, तो प्लस 60I1, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो जब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए, ये 20I1 ये हो गया, 15I1 ये हो गया, और 60I1 ये, तो 95I1 माइनस 15I2। और इसको जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10 और ये 60 नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर जो 60 में देख रहा था ये 30 वोल्ट होगा, तो ये -10 और ये -30 होगा ये। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो ये -30 होगा, तो 95I1 माइनस 15I2, दिस विल बी इक्वल टू -30 प्लस 10 यानी ये 20। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐप लगाएंगे KVL इन मैश 2। अप्लाई KVL इन मैश 2। जब सेकेंड में लगाते हैं तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ ये, आप और डिटेल में अगर बताना चाहते हैं तो इनके पॉइंट दे सकते हैं ABCDE के फॉर्मेट में। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दैट विल बी 40I2 प्लस 100I2। बैटरी का हमें कौन सा साइन मिल रहा है, पहले प्लस 60, तो प्लस 60। आगे बढ़ेंगे, बैटरी का कौन सा साइन मिल रहा है, माइनस, तो -10। फिर देखेंगे हम 15, और अब सेकेंड मैश के करंट को हम हायर मानेंगे, तो 15I2 माइनस I1, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले सबसे पहले -15I2 माइनस 15I1 यहाँ से, और ये 40I2, ये 40I2, फिर ये 100I2, और यहाँ पर ये 15I2, तो यानी ये सब मिला के हो जाएगा प्लस 155I2, और ये है प्लस 60 -10 यानी प्लस 50। अगर इसको इक्वल करते हैं तो ये इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी -50। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, और कैलकुलेटर से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो सॉल्व करना भी बता दूंगा। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो I1 की जो वैल्यू आई दैट विल बी 0.162 एम्पियर, एंड I2 की जो वैल्यू है वो आएगी
0.307 एम्पियर। अब देखिए कि अगर I2 की वैल्यू जो माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एजम्पशन है जो हमने लिया था कि I2 की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज ली थी, वो क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? I3 पे, क्योंकि हमें I3 कैलकुलेट करना था इस पूरे सर्किट में। तो ये जो I3 है, ये करंट अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में ये मान के चलूं, तो I3 करंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए ये I1 करंट है, तो जो मैश करंट I1 है वो सेम करंट फ्लो हो रहा है 20 ओम में, तो I1 करंट हमारा सेम रहेगा। I2 का जो मैश करंट है वही 40 ओम में फ्लो हो रहा है, तो ये I2 भी सेम रहेगा। हमें केवल और केवल I3 देखना है, तो I3 के लिए I3 विल बी इक्वल टू इस, यहाँ पर देखिए कि I1 करंट तो कैसे आ रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और I2 कैसे जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप इसको कैसे लिखोगे? I1 माइनस ऑफ I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.162 माइनस, और I2 की वैल्यू कितनी आ रही थी? माइनस, तो माइनस 0.307। इन दोनों का जब आपने सम किया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 0.469 एम्पियर। तो हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, I1, I2 एंड I3 की। आप ये देखो कि ये जो I3 है, अभी या तो हम यहाँ पे ये I1 माइनस I2 करके भी यहाँ पे माइनस और माइनस कर लें, तब ये प्लस हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप I1 माइनस I2 इस तरीके से नहीं करते, तो यहाँ से आप कैसे कंक्लूड कर पा रहे हो कि I1 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रहेगी, और जो I2 की डायरेक्शन है जो हमने क्लॉकवाइज मानी थी, वो क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये डायरेक्शन इस तरीके से होगी I2 की। तो जब ये I2 की डायरेक्शन ऐसे है, तो I1 की डायरेक्शन भी क्या है? डाउनवर्ड है, और I2 की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे, तो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इन दोनों करंट के सम के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। एक और चीज मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप केवल और केवल मैश करंट कैलकुलेट करके न छोड़ दें जब तक कि आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने को कहा गया है। आपको वो करंट कैलकुलेट करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट माना जाएगा आपका। इसलिए हर एक ब्रांच में, जिस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, उस ब्रांच का करंट जरूर कैलकुलेट कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और मैश एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आने वाले टाइम में और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे मैश एनालिसिस से भी, और आगे आने वाले टॉपिक से भी। उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए आपको पता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 3 काम जो केवल आप ही कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, वो कीजिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।